इम्पैक्ट अकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। हम टॉपिक जो पढ़ेंगे आज, जो हमारा टॉपिक है, अभी जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमको आनुवांशिकी। क्या पढ़ना है? आनुवांशिकी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आनुवांशिकी। तो हम देखेंगे जो आनुवांशिकी के बारे में हमने जो देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती है जेनेटिक्स के बारे में। तो हमारा टॉपिक है कौन सा? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। कौन सा है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है, आनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है। तो हम देखते हैं जो जेनेटिक्स की हम बात करते हैं, जेनेटिक्स की हम बात करें तो क्या है जेनेटिक्स है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आप देखोगे नॉर्मली देखने को मिलता है कि जो हमारे लक्षण होते हैं, हमारे ट्रेट्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, लक्षणों की वंशानुगति है, वही क्या कहलाती है? वो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन है, वही क्या कहलाता है? हमारा आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं जेनेटिक्स में, आनुवांशिकी में, तो वंशों के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते हैं, वंशों में पीढ़ी दर पीढ़ी है वो लक्षणों का स्थानांतरण होता है। तो पहले तो हम आनुवांशिकी की डेफिनेशन में हम देखते हैं, और एक ये देखते हैं कि आनुवांशिकी शब्द है वो सबसे पहले किसने किया दिया था, और जिसने दिया था उसने ऐसा क्या बात थी, और उसने कुछ किस तरह का अध्ययन किया जिसे उसने इसका शब्द का अध्ययन करके उसको कुछ नाम दिया गया, वो भी चीजें हमने देखनी है। देखो आनुवांशिकी की हम बात करें, आनुवांशिकी शब्द दिया था बेटसन ने। किसने दिया था? वैज्ञानिक बेटसन ने। विलियम बेटसन था वैज्ञानिक, उसने दिया था, और उसी वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक भी बोला जाता है। एक हम आनुवांशिकता का जनक बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकता का जनक वो बोला जाता है वैज्ञानिक बेटसन को। ठीक है, विलियम बेटसन था। विलियम बेटसन ने अपने जीवन काल में आनुवांशिकी से संबंधित बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। इसलिए हम देखते हैं उन्होंने जो मूल से मूल छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी वैज्ञानिक बेटसन ने ही बताई थी। ठीक है। तो हम देखते हैं आनुवांशिकी के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आनुवांशिकी शब्द शब्द किसने दिया था। ठीक है, शब्द की हम बात करते हैं तो वो दिया था विलियम बेटसन ने। किसने दिया था? विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने। बेटसन ने। ठीक है, विलियम बेटसन ने आनुवांशिकी शब्द के बारे में बताया, और विलियम बेटसन को ही आधुनिक आधुनिक आनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। आधुनिक आनुवांशिकी का पिता इसको बोला जाता है? बेटसन को। और जो हम बात करते हैं आनुवांशिकी की, आनुवांशिकी है क्या? आनुवांशिकी के बारे में आप जानोगे तो आनुवांशिकी है हमारा लक्षणों का वंशानुगति रूप से, लक्षणों का वंशानुगति रूप से अध्ययन, वंशानुगति रूप से, या वंशानुगत कह लेते हैं हम, वंशानुगत अध्ययन। वंशानुगत अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी कहलाता है। लक्षणों का वंशानुगत अध्ययन है, क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवांशिकी के पिता कौन बोले जाते हैं? आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल बोले जाते हैं। कौन बोले जाते हैं? आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल बोले जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अनुसंधान किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर किया था? मटर के पौधों पर अनुसंधान किया था। वो हम आगे पढ़ेंगे मटर के पौधे पर। या हम ये थोड़ा सा ये देख लें, एक तो मटर है, एक जो अपना फफूंद होता है ना, मशरूम, मशरूम के एक ब्रांच होती है हिरेशियम, उस पर भी इन्होंने शोध किया था। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। लेकिन हम उससे पहले एक बात और जान लेते हैं। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने मटर के पौधे पर ही क्यों अनुसंधान किया, ये भी आपको जानना जरूरी है। और ये भी जानना आपको जरूरी है कि जो आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी, और एक मैंने बोला वंशानुगति, लक्षणों का वंशानुगति का अध्ययन, क्या ये दोनों वंशानुगत अध्ययन है, ये दोनों टर्म एक ही है? कई बार आप आनुवांशिकी को वंशानुगत भी बोल देते हैं। वंशानुगत और आनुवांशिकी लगभग एक ही है, लेकिन डेफिनेशन के रूप में हम बात करें,
वंशानुगत की डेफिनेशन की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, वंशानुगत की इनहेरिटेंस शब्द बोल देते हैं, इसके लिए जेनेटिक्स बोल देते हैं, इनके लिए इनहेरिटेंस शब्द बोल देते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके लिए क्या शब्द बोल देते हैं, इनहेरिटेंस। देखो बात है लगभग है एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वंशानुगत में बस यही होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। देखो यहाँ पर तो क्या है, लक्षणों का वंशानुगत अध्ययन, लक्षणों का क्या हो गया, वंशानुगत अध्ययन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, जो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, लक्षणों का स्थानांतरण, पीढ़ी दर पीढ़ी, लक्षणों का स्थानांतरण, लक्षणों का स्थानांतरण, स्थानांतरण आनुवांशिकी कहलाता है, सॉरी वंशानुगत कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है। लगभग बात तो एक ही होती है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि इसकी चीजों को अध्ययन हम करते हैं आनुवांशिकी में। ठीक है, बस इसका अध्ययन की बात होगी, और यहाँ पर क्या होगी, डेफिनेशन की बात होगी कि वंशानुगत है क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वही क्या कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वंशानुगत। और मैंने जो आपको बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर अनुसंधान किया था, किस पर किया था, मटर के पौधे पर, वो हम अगले पेज में ले लेते हैं सारी की सारी बातें। मैंने आपको ये भी बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे के साथ साथ है उन्होंने हीरेशियम, हीरेशियम है एक पौधा होता है, और ये मशरूम, जो मशरूम है, मशरूम की ही जनरेशन का है। और हम देखते हैं हीरेशियम पर और गार्डन पी पर, मतलब गार्डन मटर पर भी इन्होंने रिसर्च किया था। देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि गार्डन मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, तो उसको भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सिटियम होता है। तो हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के कितने जोड़े, ये तो आपके पेपर में कई बार आ चुका है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी कई बार आ चुका है, और एक बार यूपीएससी में भी, जब पुराने यूपीएससी के एग्जाम होते थे उस समय पर भी आया था। तो हम देखते हैं 7 पेयर्स लिए जाते हैं इसमें, कितने लिए जाते हैं, 7 पेयर, 7 जोड़े लक्षण लिए जाते हैं इसमें, वेरिएंट लक्षण बोलते हैं, वेरिएंट ट्रेट्स बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल को मटर के पौधे पर सफलता क्यों प्राप्त हुई, उसके भी हम कारण जानेंगे। तो आप एक बार ये देख लो कि मेंडल ने किस किस पर शोध किया था। मेंडल ने मेंडल ने मेंडल ने मेंडल ने गार्डन पी, गार्डन मटर, गार्डन मटर पर, जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको जानना है। इसका वैज्ञानिक नाम है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आप लिख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है। तो वो हमारा पीसियम सेटियम रहता है। क्या रहता है, पीसियम सेटियम। ठीक है, ठीक है, गार्डन मटर, वह मैंने आपको बताया गार्डन मटर पर। और मैंने एक और बताया था कि आपको मशरूम की एक जाति है, वह भी आपको ध्यान रखनी है, हीरेशियम। ठीक है, मेंडल ने गार्डन मटर व हीरेशियम, हीरेशियम का ये नहीं है कि भी कोई अलग से हिंदी में कुछ अलग बोलते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यह क्या है, हमारी एक मशरूम की जाति है। क्या है, मशरूम की जाति है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेंडल ने गार्डन मटर व हीरेशियम पर अनुसंधान किया, रिसर्च की, कुछ भी बोल सकते हैं, अनुसंधान किया। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी, हम देखते हैं, तो उस पर शोध किया था। तो मेंडल ने गार्डन मटर पर शोध करने के दौरान आनुवांशिकी के आनुवांशिकी आनुवांशिकी के लिए प्रयोग किए। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आनुवांशिकी के लिए इन्होंने सारे
प्रयोग किए थे और कितने जोड़े पौधे लिए थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 7 जोड़ी मैंने बताया आपको, 7 जोड़ी इन्होंने मटर के, ये तो कई बार परीक्षा में पूछा गया, इन्होंने मटर के 7 जोड़ी, 7 पेयर, 7 जोड़ी वेरिएंट्स लक्षण, वेरिएंट्स ट्रेट्स, वेरिएंट्स 7 जोड़ी वेरिएंट ट्रेट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विभिन्न 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 लक्षण के, विभिन्न लक्षण के। वैसे तो एग्जैक्ट है इसका, जो विभिन्न, आप जब हिंदी मीडियम की कोई बुक पढ़ोगे तो वहां पर इसका जो एग्जैक्ट वर्ड है विप्रत्याशी मिलेगा। क्या मिलेगा? विप्रयासी। विप्रयासी मीन्स क्या होता है? डिफरेंट है। जब आप हिंदी मीडियम की कोई बुक मिलोगे विभिन्न की जगह पर ऐसा मिलेगा विप्रयासी, ठीक है। तो विप्रयासी का मतलब भी क्या है? लक्षण ही वो विभिन्न ही होता है, ठीक है। तो वेरिएंट का मतलब भी क्या है? विभिन्न है। 7 जोड़ी वेरिएंट ट्रेट्स, विभिन्न लक्षण, 7 जोड़ी मटर के 7 जोड़ी पौधे लिए थे, ठीक है, पौधे लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि इनको सफलता क्यों मिली थी, ग्रेगर जॉन मेंडल को सफलता क्यों मिली, इतनी खासियत क्या बात थी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी में इन पौधे पर ही सफलता मिली, ठीक है। तो मेंडल को जो सफलता मिली थी, मेंडल को मटर के पौधे पर सफलता क्यों मिली? देखो शोध तो इन्होंने किस पर भी किया था? हिरेशियम पर भी किया था, लेकिन मटर के पौधे पर मटर के पौधे पर सफलता क्यों मिली? पर सफलता क्यों मिली? सफलता क्यों मिली ये भी जानना जरूरी है कि क्योंकि मटर के पौधे में क्या होती है? स्वपरागण की क्रिया होती है। क्या होती है? एक तो स्वपरागण की क्रिया होती है। सफलता क्यों मिली है ये भी हमको जानना है, ठीक है। देखोगे आप पहली बात ये है कि मटर का पौधा, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मटर का पौधा तो इसका जीवन काल कम है, इसका जीवन काल है, लाइफ स्पान है वो क्या है? कम है। लाइफ स्पान क्या है? कम। लाइफ स्पान कम का मतलब ये नहीं कि भाई 1 महीना है 2 महीने, तो यह अधिकतम 1 वर्षीय पौधा है, अधिकतम 1 वर्षीय पौधा है। वैसे तो आप फसल ले सकते हो 6 महीने के अंदर है, अधिकतम 1 वर्षीय है, ठीक है। अधिकतम से अधिकतम इसको 1 वर्ष तक जीवित रख सकते हैं। जीवन काल क्या है? अधिकतम 1 वर्षीय है। और इसके अंदर क्या खासियत और है कि ये द्विलिंगी जीव है। क्या है? द्विलिंगी। द्विलिंगी क्या होता है मास्टर जी? द्विलिंगी होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि इसमें स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। स्वपरागण व परपरागण भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं इसमें। इसका मतलब क्या है? स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है? स्वपरागण का मतलब होता है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है इसमें, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन स्वपरागण का मतलब होता है कि पौधे का एक फूल है, कोई पौधे का एक फूल, उसी फूल के परागकणों का, उसी फूल के परागकणों का उसी पौधे के फूल के अंडाशय तक पहुंचना, उसी पौधे के फूल के अंडाशय तक पहुंचना, या उस पौधे के फूल के परागकणों का उसी पौधे के दूसरे फूल के अंडाशय तक पहुंचना। देखो क्या होता है, वैसे तो अच्छा डिटेल में तो हम परागकणों के बारे में फूल में पढ़ना है, लेकिन ये भी जरूरी जानना है कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। मानो आपने ये कोई फूल ले लिया और ये है इसके अंदर परागकण, परागकण जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। ये है पौधे का मानो अंडाशय, फूल का सॉरी अंडाशय, ओवरी। अब परागकणों को पहुंचना होता है ओवरी तक। परागकणों को किस तक पहुंचना होता है? ओवरी तक। अब मानो इसी के परागकण है पौधे के, दूसरे फूल पर चले जाए या यहीं पर गिर के यही निषेचन करवा ले, ठीक है, या तो यहीं करवा ले, या कोई दूसरा फूल हो, यहाँ पर दूसरा फूल है उसके यहां तक चले गए, ठीक है, ओवरी तक चले गए परागकण। परागकण है हमेशा होते हैं नर युग्मक।
क्या होते हैं? नर युग्मक, मतलब मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं? मेल गैमेट, मेल गैमेट। और अंडाशय होता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट मादा युग्मक होते हैं। अंडाशय मादा युग्मक होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, मादा युग्मक होते हैं, फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो हम देखते हैं परागकणों का उसी पौधे के एक फूल से उसी पौधे के दूसरे फूल तक, मतलब एक पौधे के एक पौधे के एक पौधे के एक फूल से परागकण का, पोलन ग्रेन का परागकण का दूसरे उसी पौधे के दूसरे फूल के, उसी पौधे के दूसरे फूल के अंडाशय तक पहुंचना, अंडाशय तक पहुंचना। तो ये क्या हो गया? स्वपरागण हो गया। तो ये क्या हो गया? स्वपरागण। तो इसमें आप देखोगे मटर के पौधे में क्या होता है? स्वपरागण भी होता है, एक होता है परपरागण। परपरागण मतलब दो पौधों के मध्य है। मैं सीधा लिख देता हूँ, समझ जाना। परागकण का अंडाशय तक पहुंचना होता है। परपरागण, परपरागण क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। क्या होता है? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन है वो क्या है? वो होता है दो पौधों के मध्य, दो फूलों के मध्य, दो पौधों के फूलों के मध्य, दो पौधों के फूलों के मध्य। और यहां पर शॉर्ट कट में लिख सकते हैं एक पौधे के फूलों के मध्य, फूलों के मध्य। तो वो क्या होता है? परपरागण। तो इसके अंदर द्विलिंगी है, ये स्वपरागण भी कर सकता है, परपरागण भी कर सकता है। इसी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पौधे को लिया और इस पौधे पर बहुत ही ज्यादा सक्सेस उसको प्राप्त हुई। इसलिए ऐसे पौधे जो स्वपरागण भी कर सकते हैं, परपरागण भी कर सकते हैं, उनको ये भी बोला जाता है कि ये तो उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी है। उभयलिंगी मीन्स क्या है? दोनों की दोनों क्रिया ये कर सकते हैं। उभयलिंगी मतलब है, उभयलिंगी क्या होते हैं? ये देखो यहाँ पर बस इतना ही लिखा है हमने, ये ध्यान रखना। इसका जीवन काल अधिकतम है और 1 वर्षीय रहता है। इसका जीवन काल क्या है? 1 वर्षीय। और द्विलिंगी है, और द्विलिंगी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये द्विलिंगी के साथ में उभयलिंगी भी है। द्विलिंगी व उभयलिंगी है। ठीक है, अब आप ये कहोगे मास्टर जी एक शब्द और लिया है, आप द्विलिंगी अकेला थोड़ा था, उभयलिंगी, और आप कह रहे हो कि उभयलिंगी भी है। उभयलिंगी क्या है? इतना द्विलिंगी और उभयलिंगी एक ही होते हैं क्या? हाँ, एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप देखोगे बात वही है जो इसके अंदर बताई गई है द्विलिंगी के अंदर। बस इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक मॉडिफाई कर दूंगा कि जो उभयलिंगी जीव होते हैं इसको हर्मेफ्रॉइड जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रॉइड जीव। हर्मेफ्रॉइड जीव कौन से होते हैं? हर्मेफ्रॉइड जीव हो या हर्मेफ्रॉइड पौधे हो, उसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये रहती है, तो देखो उभयलिंगी जीव है जितने भी, उसमें क्या होगा? साथ में तो परागकण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? परागकण, पोलन ग्रेन, परागकण व साथ में अंडाशय मिलेंगे। ये समझ में नहीं आया मास्टर जी? थोड़ा डिटेल में बताओ ना, थोड़ा सा डिटेल में बता दो जिससे हम समझ में आ जाए। मतलब इसका मतलब होता है वे पौधे उभयलिंगी कहलाते हैं, वे पौधे उभयलिंगी कहलाते हैं, वे पौधे उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं जिनमें नर व मादा युग्मक दोनों हो, जिनमें नर व मादा युग्मक दोनों हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं मास्टर। नर मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों हो, फीमेल गैमेट दोनों हो, मादा युग्मक दोनों हो। ठीक है, वे पौधे उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं जिनमें नर व मादा युग्मक दोनों हो। क्या हो? नर व मादा युग्मक क्या है? दोनों हो। वही क्या कहलाते हैं? हमारे उभयलिंगी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी जीव कहलाते हैं।
अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 100 परागण की भी क्रिया होती है और मतलब एक ही पौधे पर 100 परागण व पर परागण दोनों है इसके अंदर। ये खासियत है उभयलिंगी की। क्या खासियत है हम देखते हैं, इसमें 100 परागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया था पहले भी 100 परागण और पर परागण की डेफिनेशन, मतलब एक ही पौधे पर हो जाए तो वो क्या हमारा 100 परागण, और दूसरा पौधे की जरूरत पड़े वो क्या हो गया, पर परागण। इसलिए मटर के इन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे पर ही अनुसंधान किया और मटर के पौधे पर अनुसंधान का में ये सफल हुआ। तो इसमें सफल हो गया ये। इसकी सफलता के और भी अन्य कारण है क्या? हाँ, बहुत ही अन्य कारण है इसके। इसकी खासियत यही थी कि एक ही समय पर एक ही लक्षण का अध्ययन किया इसने। ये नहीं कि अलग अलग लक्षणों का अध्ययन करना ना, एक ही समय पर एक ही लक्षण का अध्ययन किया इसने और सभी प्रयोगों का सांख्यिकी विश्लेषण किया, मतलब आंकड़ों का विश्लेषण किया कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो मेंडल की सफलता के राज भी यही थे। मटर के पौधे का तो चुनाव क्यों किया वो तो हमने देख लिया। मेंडल की सफलता का अन्य राज क्या था खास है? सफलता का अन्य राज, सफलता का अन्य राज ये था कि इन्होंने क्या किया। पहला पॉइंट जो मैं बताना जा रहा हूं आपको, सबसे महत्वपूर्ण राज ये था कि पहला पॉइंट कि इन्होंने हर एक डाटा का, हर एक पॉइंट का, आंकड़ों का विश्लेषण रखा। ठीक है, मतलब ये देखा कि किस में रिजल्ट बेहतर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, सभी प्रयोगों का आंकड़े रखे, सभी प्रयोगों का सांख्यिकी विश्लेषण किया, सभी प्रयोगों का क्या किया, सांख्यिकी विश्लेषण, एनालिटिकल रूप से भी, और एक विश्लेषण कर लिया अच्छी तरह से। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि सभी प्रयोगों को कि एक ही लक्षणों का, सभी प्रयोग जो जितने भी प्रयोग किए तो एक ही समय पर एक ही लक्षण का विश्लेषण किया। ठीक है, एक ही समय एक ही लक्षण का विश्लेषण किया। लक्षण मीन्स क्या? ट्रेड्स। का विश्लेषण हुआ, विश्लेषण किया। ठीक है, ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल के सफलता के राज। तो हमें ये पता चल गया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया। अब हम बात करते हैं जो मेंडल ने शोध किए सारे क्या वो सफल रहे थे? मोस्ट ऑफ मेंडल के सफल रहे और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उस पर उंगली भी उठाई कि जैसे एक व्यक्ति थे एरिक शेरमैक ने इसके शोध किया कि ग्रेगर जॉन मेंडल गलत कह रहे हैं। एक वैज्ञानिक होगो डी ब्रिज है, वो सबसे प्रसिद्ध रहे थे, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था और उसने कुछ चीजें भी बताई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल के अलावा सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे होगो डी ब्रिज। हम जब अपना टॉपिक पढ़ेंगे इवोल्यूशन, जैव विकास पढ़ेंगे, तब उसके अंदर ये आएगा होगो डी ब्रिज। एक कार्ल कोरेंस थे वैज्ञानिक, कार्ल कोरेंस वैज्ञानिक थे, उसने भी कुछ मेंडल के नियमों का पूर्ण खोजकर्ता की थी और कुछ उसके अंदर कुछ नुक्स भी निकाले थे। मेंडल के उपयोग भी हम देखें, ये मतलब ये नहीं था कि पूरे के पूरे सफल थे, लेकिन कहीं तक बहुत ही ज्यादा सफल रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी बताई थी। ठीक है, तो मेंडल की हम बात करते हैं। तो मेंडल ने जीन वगैरह के बारे में भी और भी अच्छी तरह से शोध किया था और जीन के बारे में जो सबसे पहले जो शोध किया था वो वैज्ञानिक जॉनसन थे और उसने इस जीन शब्द का नाम दिया था। फिर उसके बाद में मेंडल ने जीन के बारे में और रिसर्च की और बताया कि जीन है वो एक कारक है। क्या है? एक कारक है। किसी भी चीज का क्या होता है? कारक होता है। और जीन है, हम देखते हैं जीन होता क्या है, जीन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जीन क्या है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड है होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जीन के अंदर। ठीक है, और हम देखते हैं आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई है वो भी क्या होती है? जीन होती है। ठीक है, आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन है और आनुवंशिकता जो जाती है अगली पीढ़ी में उसका वाहक भी कौन है? जीन है। और जीन ही लक्षणों का निर्धारित करता है। जीन ही किसका निर्धारित करता है? लक्षणों का। तो हम इससे जानने से पहले हम थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। देखो, मैंने बताया आपको आनुवंशिकी है, लक्षणों का वंशानुगत अध्ययन है, आनुवंशिकी कहलाता है। क्या है? लक्षणों का वंशानुगत। वंशानुगत है क्या? देखो, लक्षण देखेंगे हम आगे। क्या है? लक्षण ट्रेड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेड्स होते हैं, लक्षण ट्रेड्स। तो आगे हम ये देखेंगे भी ट्रेड्स होते क्या है। लक्षणों का वंशानुगत अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के पिता कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आप ये शब्द आ गए, एक तो लक्षण आ गया शब्द, एक वंशानुगत शब्द आ गया और एक आ गया ग्रेगर जॉन मेंडल। तो तीन शब्द आए यहाँ पर, तीनों के बारे में देखेंगे।
तो पहले नंबर पर वंशानुगत शब्द को देखा। वंशानुगत है पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, वंशानुगत कहलाता है। फिर लक्षण आ गया, लक्षण के बारे में तो हमने को जानना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। फिर पहले पहले तो वंशानुगत के बारे में जान लिया, फिर उसके बाद में हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जाना। मेंडल ने गार्डन मटर जो पीसियम सेटियम होता है उस पर शोध किए, वह हिरेशियम पर शोध किया। हिरेशियम है एक, ये ध्यान रखना, तो यह हमारी जो मशरूम होती है, मशरूम उसी की एक मशरूम की ही एक जाति है, ठीक है, हिरेशियम। हिरेशियम पर अनुसंधान किया और इनके अनुसंधान है मटर के पौधे पर बहुत ही सफल रहे थे। मटर के पौधों के सफलता के कारण इस वैज्ञानिक को आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही बेहतर तरह से जाना जाने लगा। और मेंडल ने गार्डन मटर पर शोध किया करने पर आनुवंशिकी के लिए प्रयोग किए, और उन्होंने मटर के कितने जोड़े लिए थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। फिर मेंडल को मटर के पौधे पर सफलता क्यों मिली और जगह पर क्यों नहीं मिली, ये भी हमको जानना है, ठीक है। तो मैंने बताया सफलता क्यों मिली। सफलता का मेन मकसद ये था कि उसको छोटा, जिसका जीवन काल छोटा हो, उस ऐसा पौधा लेना था। तो इसका जीवन काल 1 वर्षीय है, जीवन काल क्या है, कम है, जीवन काल कम है, कम का मतलब 1 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष के अंदर बहुत सारे मटर के पौधे लेगा, 1 वर्ष के अंदर एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएंगे। तो इसी वजह से इसने मटर का चयन किया। और मटर पर पाया गया कि मटर क्या है, द्विलिंगी है। द्विलिंगी क्या, स्वपरागण भी पाया जाता है, परपरागण भी पाया जाता है। स्वपरागण क्या होता है मास्टर जी, एक पौधे के फूल के मध्य 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 है जो संकरण मिले या निषेचन हो जाए, मध्य निषेचन हो जाए, संकरण हो जाए। निषेचन मीन्स क्या, फर्टिलाइजेशन, निषेचन हो जाए। क्योंकि अब नर युग्मक है, ओवरी में जाएंगे, अंडाशय में जाएंगे, तो उसी को तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सी बात है, हम क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। तो हम देखते हैं पर परागण में क्या होता है, पर परागण में 2 की जरूरत है, 2 पौधों के फूलों के मध्य पर परागण होता है, ठीक है। फिर हमने जाना उभयलिंगी क्या होते हैं। उभयलिंगी है परागकण व अंडाशय, परागकण व अंडाशय हो, वही क्या हो, परागकण भी हो और अंडाशय भी हो, पोलन ग्रेन्स भी हो और अंडाशय भी हो, मतलब नर युग्मक भी हो और मादा युग्मक भी हो, वही क्या कहलाता है, उभयलिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी कहलाते हैं। जो उभयलिंगी है उस समय पर उभयलिंगी के बारे में जब बताया गया तो उस समय पर बहुत सारे शोध भी हुए थे कि क्या और भी मटर के पौधे के अलावा और भी उभयलिंगी, मोस्ट ऑफ आप देखोगे मोस्ट ऑफ पौधे हैं वो उभयलिंगी पाए जाते हैं, मतलब उसमें स्वपरागण की भी पाई जाती है और परपरागण भी पाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में सभी प्रयोगों का खास राज और थे, सभी प्रयोगों का सांख्यिकी विश्लेषण किया गया और एक ही समय एक ही लक्षण की विश्लेषण किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं उसके बाद में हम बात करें अगला पॉइंट की। मैं बता रहा था आपको कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो शोध हुए थे उस पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया वापिस से कि क्या वास्तव में इसके ये सफल है। और सफल होने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो वैज्ञानिक मेंडल ने जो लक्षण वगैरह के बारे में बताया था क्या वो सत्य बात थी, और उसने जीन वगैरह पर भी शोध करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, जीन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, जीन के बारे में। और जीन के माध्यम से ही हमको किसका पता चलेगा, लक्षणों का पता चलेगा। किसका पता चलेगा, लक्षणों का। तो हेडिंग डालोगे जीन, क्या डालोगे, जीन। तो जीन के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति था जॉनसन ने जीन शब्द का दिया सबसे पहले। जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन ने दिया। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया, जॉनसन ने दिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मेंडल ने जीन को कारक बताया। कारक मीन्स क्या, फैक्टर है, किसी चीज का फैक्टर है, कारक है, रीजन बोल देते हैं, फैक्टर बोलते हैं। मेंडल ने जीन को कारक बताया, ठीक है। और फिर हम देखें आनुवांशिकता की इकाई। इकाई मतलब यूनिट।
जीन है। फिर जीन ही लक्षणों का निर्धारण करता है। अब लक्षण के बारे में पता चल गया हमें कि जीन है, जीन के माध्यम से क्या होते हैं, लक्षण स्थानांतरित होते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो लक्षण जाएंगे तो वो किसकी वजह से जाएंगे, जीन की वजह से जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे, जीन ही लक्षणों का निर्धारण करता है, लक्षणों का निर्धारण करता है। बना कैसे होता है, किसका बना होता है, करता है, बना होता है, मैंने बताया था, यह डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। यह है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है डीएनए के, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह डीएनए के छोटे छोटे, ये छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। टुकड़ों से मिलकर बना है। ठीक है, अच्छी बात है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। और क्या खास बात है, और खास ये है कि न्यूक्लियोटाइड, मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुलक का मतलब क्या है, जो एक तरह से पॉलीमर, क्या होता है, पॉलीमर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। पॉलीमर क्या होता है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर बहुलक मतलब बहुत सारी चीज है, मतलब छोटी से छोटी इकाई है, एक ले ली, कोई ले लिया, मानो CnH2n ले लिया, और इस तरह से ये धीरे 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 और जुड़ता जाए और जुड़ता जाए और जुड़ता जाए। मतलब पॉलीमर होता है एक लंबी चेन। पॉलीमर क्या होता है, एक लंबी चेन, लंबी चेन होती है, लंबी चेन। तो ये किसका पॉलीमर है, यह है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, यह है न्यूक्लियोटाइड, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम किसके बारे में जान लिया, जिन के बारे में जान लिया, किसके बारे में, जिन। तो छोटी से छोटी इकाई होती है और जिन के माध्यम से ही क्या है, लक्षण स्थानांतरित होते हैं। हम देखते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो जीन है छोटी से छोटी इकाई है और इसी के माध्यम से आगे लक्षण जाएंगे। वो नहीं है कि भी वो जीन सोच लो आगे वो जीन है और इसकी वजह से होता है, नहीं। तो जीन है, यह है नॉर्मली क्या होता है, गुणसूत्रों के अंदर ही, या हम कहें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े। तो अब देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये बताया कि जो जीन है, जीन तो कुछ तो होते हैं प्रभावी जीन, क्या होते हैं, प्रभावी जीन, कुछ होते हैं अप्रभावी जीन। जो प्रभावी जीन होंगे वो अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएंगे, प्रभावी जीन क्या होंगे, अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएंगे, और अप्रभावी जीन है एक पीढ़ी को छोड़कर अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएंगे। आपने कई बार देखा हुआ, कई बार ये कहते हैं इसकी तो नाक है दादा पर गई है, तो इसका तो ओठ है माँ पर गए हैं, इसके तो कान है, ये जो छाछ जैसे कान है तो ये उस पर गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, जीन आ गए। ठीक है, तो दादाजी के जीन आए हैं, तो इसका मतलब है दादाजी के कुछ लक्षण है पोत्र में आ गए हैं, तो इसका मतलब कुछ क्या थे, अप्रभावी जीन थे। और एक होते हैं प्रभावी जीन, प्रभावी जीन है जो अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाए, अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाए। जैसे मानो पिताजी है गंजे हो, इतने बाल उड़े हो, तो वो प्रभावी जीनों में आता है, वाई गुणसूत्र पर होते हैं वो जीन, तो वो सीधा बेटा भी गंजा होगा, तो इसका मतलब क्या है भी, पिताजी के अंदर जो जीन थे वो सीधे के सीधे बेटे में आए हैं, तो वो क्या है, प्रभावी, डोमिनेंट, अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे, डोमिनेंट होते हैं जो अगली पीढ़ी में ही दिखाई दे जाए जीन। तो हम देखते हैं उसी के कारण जो प्रभावी जीन होते हैं, उसी के कारण क्या होता है, प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनको नोट करते गए और उस पर ये भी देखते गए कि ये आया क्यों, मतलब उससे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी को सफल बनाते थे वो, इसी वजह से उनको सफलता भी मिली। तो इसने ये भी देखा ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो प्रभावी है कौन कौन से जीन है प्रभावी होते हैं और कौन से अप्रभावी। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अनुसंधान किया, तो ये देखा कि जो प्रभावी जो लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण वो किसकी वजह से, किसमें दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे उसने बताया कि प्रभावी लक्षण समयुग्मकी
और तथा विषम युग्मकी दोनों के अंदर, दोनों की दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। फिर आप ये कहोगे कि जी सम युग्मकी क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। और अप्रभावी होता है अप्रभावी, वो F1 PD में तो प्रकट न हो बेशक, लेकिन ये लक्षण है आसानी से मुख्य रूप से हम देखते हैं तो यह एक पीढ़ी को छोड़कर अगली पीढ़ियों में तो ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रकट तो अप्रभावी जो जीन होते हैं अगली पीढ़ी में प्रकट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, मतलब उसके अंदर लक्षण दिखाई नहीं देंगे। जैसे जैसे एक सिंपल उदाहरण है, इससे आपको समझ में नहीं आएगा, एक सिंपल उदाहरण बताऊं। जो समयुग्मकी होते हैं, जो समयुग्मकी है, तो वो होते हैं जब मानो कोई जैसे एक उदाहरण दूं आपको, किसी की माँ है वो लंबी है, ठीक है, और पिताजी भी लंबा है, ठीक है, और बेटा है वो बोना हो गया, बोना पार्ट बिल्कुल छोटा सा। तो कहा कि यार माँ भी लंबी है, पिताजी भी लंबा, और हमारे तो फैमिली में कोई भी, दादाजी भी अच्छी हाइट के थे, उसके दादाजी भी अच्छी हाइट के थे, उसके दादा भी अच्छी हाइट के थे, नाना जी भी अच्छी हाइट के हैं, मामा जी भी अच्छी हाइट के, हमारी तो जनरेशन में ही नहीं था ऐसा, ये कैसे हुआ। तो उसमें क्या होता है, जो अप्रभावी जीन होते हैं, अप्रभावी जीन, वो अगली पीढ़ी में आ तो गए लेकिन प्रभाव नहीं दिखा पाए, आया तो है लेकिन प्रभाव नहीं दिखा पाए। वो मैं जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अनुसंधान किया उसमें देखोगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक तो लंबा पौधा लिया था, एक बोना लिया था, लेकिन उसके जीन है अगली पीढ़ी में चले तो गए थे लेकिन वो प्रभाव नहीं दिखा पाए थे, वो थे अप्रभावी। तो इसी वजह से हम बोलते हैं वो अगली पीढ़ी में तो गए हैं लेकिन प्रभाव नहीं दिखा, जो उससे अगली पीढ़ियों में प्रभाव दिखाएंगे, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, अप्रभावी जीन बोलते हैं। तो हम देखते हैं प्रभावी जीन, प्रभावी जीन, प्रभावी जीन, प्रभावी मीन्स क्या है, डोमिनेंट, डोमिनेंट जीन अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, और पीढ़ियों में और प्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार, प्रभावी लक्षण मीन्स क्या है, डोमिनेंट ट्रेट्स के लिए जिम्मेदार, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट, जो अप्रभावी जीन होते हैं, अप्रभावी जीन मतलब क्या हो गया, रिसेसिव जीन क्या होते हैं, एक पीढ़ी को में दिखाई न देकर, एक पीढ़ी में दिखाई न देकर, में दिखाई न देकर मतलब अगली पीढ़ी में दिखाई न देकर, ऐसे लिख देता हूँ, अगली पीढ़ी में, हाँ अगली पीढ़ी में दिखाई न देकर, अगली पीढ़ी में दिखाई न देकर उससे अगली पीढ़ियों में दिखाई देते हैं, उससे अगली पीढ़ियों में दिखाई देते हैं, पीढ़ियों में दिखाई देते हैं, जाते हैं। इसमें ऐसा करना था, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लो, अगली पीढ़ी में, है तो वही बात है लेकिन लक्षण में लिखनी थी वो बात, तो अगली पीढ़ी में न जाकर उससे अगली पीढ़ी में, उससे अगली पीढ़ी में, वही बात आ गई, अगली पीढ़ी में अप्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार, ऐसा लिख दो, अप्रभावी लक्षणों के लिए जिम्मेदार, लक्षणों के लिए जिम्मेदार, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। ये हो गया प्रभावी जीन, डोमिनेंट हो गया, और अप्रभावी जीन क्या हो गया, नॉन, मतलब डोमिनेंट मीन्स क्या, रिसेसिव हो गया, ठीक है। अब इसी रूप से हम देखेंगे प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण मीन्स क्या है, डोमिनेंट ट्रेड्स, डोमिनेंट ट्रेड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया
जो प्रभावी जीन है वही क्या होता है, उसी के कारण क्या आते हैं, हमारे प्रभावी लक्षण आते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स। उसमें डेफिनेशन अलग से नहीं लिखवाऊंगा आपको, फिर डोमिनेंट ट्रेट्स है वो क्या है, एक पीडी अगली पीडीओ में दिखाई दे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखवाऊंगा। बस इतना लिखवाऊंगा, जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, जो प्रभावी लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी दोनों अवस्था में अपने लक्षण प्रकट करते हैं, मतलब दोनों की दोनों अवस्था में अपने लक्षण प्रकट करेंगे। ठीक है, तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, जो जो समयुग्मजी तथा 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 विषम युग्मजी दोनों लक्षणों, दोनों युग्मजों में अपने लक्षण प्रस्तुत करते हैं, अपने लक्षण प्रकट करते हैं। अभी आप ये सोचते होगे मास्टर जी अभी तो हमने प्रभावी और अप्रभावी जाना था, आपने अब युग्मज की बात और कर दी, अब ये युग्मज क्या है, समयुग्मज क्या है और विषम युग्मज क्या है, वो हम आप आगे बताएंगे। जो समयुग्मज होते हैं हमारे होमोजाइगस होते हैं और विषम युग्मज होते हैं हमारे हेट्रोजाइगस होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ये समयुग्मज क्या होता है, इंग्लिश में अभी लिख लो होमोजाइगस। ठीक है, और ये विषम युग्मज क्या होता है, हेट्रोजाइगस। दोनों युग्मजों में अपने लक्षण प्रकट करते हैं। और फिर है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव ट्रेट्स, डबल एस है ये ध्यान रखना, रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स है बस इसमें और इसमें भाई इतना ही लक्षण, बस इतना ही अंतर है। जो हमारे विषम युग्मज होते हैं और सम युग्मज है, ये हमारे सारे के सारे मोस्टली आप देखोगे तो जो हमारे अप्रभावी लक्षण होते हैं ये केवल समयुग्मजी में अवस्था में प्रकट रहते हैं, मतलब और साथ ही साथ में समयुग्मजी अवस्था, जो समयुग्मजी अवस्था कौन सी है हमारी, जो अवस्था जितनी भी अवस्था हमारी जिसमें मोस्टली क्या रहता है, हमारे सेम सेम प्रकार के जीन हो, क्या हो, सेम प्रकार के जीन हो, वही क्या होते हैं, हमारी समयुग्मजी होता है। तो केवल ये समयुग्मजी में प्रकट होते हैं और केवल हम देखते हैं ये अगली पीढ़ियों में दिखाई देंगे। क्या होंगे, अगली पीढ़ी, मतलब F1 जो शुरू वाली पीढ़ी है जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई थी उसमें प्रकट नहीं होंगे। देखो हम कह सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसार यह शुरुआती, यह F1 पीढ़ी में प्रस्तुत नहीं होते, यह F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, पीढ़ी में प्रकट नहीं होते, प्रकट नहीं होते। मतलब शुरू वाली पीढ़ी F1 बोली गई, F1 पीढ़ी बोली गई, जो पहली जनरेशन बोली गई कि F1 है, जो पहली पीढ़ी बोली जाती है F1 बोली जाती है, फिर F2 बोली थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। बस आपको ये ध्यान रखना है कि F1 पीढ़ी में ही बोले गए थे। ठीक है, F1 पीढ़ी में ही अप्रभावी लक्षण वो प्रकट नहीं होंगे, अगली पीढ़ी में ही प्रकट होंगे। ठीक है, ये F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे। ठीक है, प्रकट नहीं होंगे। और किस में होंगे तो ये ध्यान रखना, ये समयुग्मजी, ये समयुग्मजी में लक्षण प्रकट करेंगे। ठीक है, अब आपके लिए ये हो गया होगा भी ये समयुग्मजी अब क्या है, वह नई चीज आ गई है, नई रामायण है मास्टर जी, इतनी इतनी रामायण है एक बता के फिर अगली रामायण शुरू कर देते हो, ये क्या मामला है मास्टर, जल्दी बताएं क्या मामला है समयुग्मज। तो जिन दो प्रकार के, यहाँ पर डेफिनेशन डाल देता हूँ, जिन दो प्रकार के, जिन दो प्रकार के, प्रभावी जिन और अप्रभावी जिन। दूसरा फिर अगला, लक्षण दो प्रकार के,
ठीक है, अब देख लो एक बार, इससे जानने से पहले हमको थोड़ा सा जान लेना है। हमने उभयलिंगी तक जान लिया था, और जीन के बारे में, और जीन दो प्रकार के होते हैं ये जानना है। तो दोबारा देख लो, जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? जॉनसन ने। मेंडल ने जीन को कारक बताया था। कारक का मतलब कोई रीजन बताया, फैक्टर बताया, कहा कि इसी की वजह से ये आगे लेकर जाते हैं, तो ये कारक है, कुछ ले जाने वाले। किसी वजह से कोई रोग होता है कुछ, उसको हम बोलते हैं कारक है, इसका रीजन है। तो इसी रूप से इसको क्या बोलते हैं? जीन को कारक बताया। कारक मतलब फैक्टर है ये किसी न किसी का। और आनुवंशिकता की इकाई है जीन है, और जीन ही लक्षणों का निर्धारण करता है। और यह डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। और यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक का मतलब विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, और वो मिलकर ही क्या बनाते हैं? जीन बनाते हैं। तो जीन के बाद में हमने ये जानना जरूरी है कि जीन कितने प्रकार के। प्रभावी होते हैं जो अगली पीढ़ी में ही दिखाई दे जाए, अप्रभावी होते हैं जो एक पीढ़ी में न छोड़कर उससे अगली पीढ़ी में दिखाई दे। तो प्रभावी लक्षण है जो युग्मजी तथा विषम युग्मजों में अपने अपने लक्षण प्रकट करते हैं। दोनों में लक्षण प्रकट करेंगे। और अप्रभावी लक्षण होते हैं, ये F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे, और ये युग्मजी में लक्षण प्रकट करेंगे। ठीक है, तो अब ये बात आ गई भाई, युग्मजी और विषम युग्मजी है क्या, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है भाई। कि आपने बता दिया मास्टर जी कि युग्मज होते हैं, और केवल लक्षण है, ये युग्मज में प्रकट करते हैं, सम युग्मज में प्रकट करते हैं। विषम युग्मज की भी आपने बात बताई। तो ये सम युग्मज और विषम युग्मज क्या होते हैं? ठीक है, अगला अब हम कहेंगे युग्मज दो प्रकार के होते हैं। युग्मज दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल आसान है। युग्मज है जो दो प्रकार के हैं, ये कौन कौन से होते हैं? एक तो मैंने बताया सम युग्मज होते हैं। क्या होते हैं? सम युग्मज, जिसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। ठीक है, दूसरा मैंने बताया हेट्रोजाइगस होते हैं, विषम युग्मज। थोड़ा, हाँ मैं यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ, उसके बाद में आप ये समझ लेना कि भाई वो सर क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो, मानो आपका भाई है एक्स, ठीक है, और आप भी एक्स हो, उतनी ही हाइट है, सेम भी शक्ल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाई भाई समान है, बिल्कुल सेम का सेम वही है। ठीक है, एक भाई हो आप लंबे, और एक है बिल्कुल बोना, उसको हम कह दें भाई थोड़ा बोना है, ये एक्स एक्स है। ठीक है, क्या है? एक्स एक्स है। तो ये क्या हो गया हमारे एक तरह से अलग अलग प्रकार के डिफरेंट है, हमारे लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला मैं बात करता हूँ, एक है एक्स और एक है वाई, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट है, ना तो शक्ल मिलती है, और बिल्कुल पिताजी भी अलग है। तो वो क्या हो गया हमारा? एक्स वाई। उनका पिताजी भी अलग होगा, तभी तो क्या है, पिताजी और माता भी अलग होंगे, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? एक्स वाई दे दिया। तो इसी तरह से जो समयुग्मज होते हैं, जब जिनकी जीनी अवस्था समान हो, जब जिनकी क्या हो? जीनी अवस्था बिल्कुल ही समान हो, सेम का सेम जीन हो, तो वही क्या होते हैं? समयुग्मज होते हैं। नाम से ही पता चलता है कि हेटेरोजाइगस क्या है, जब जीनी अवस्था बिल्कुल समान हो। तो हम कह सकते हैं जब जिनकी जीनी अवस्था, मतलब जीन जो स्टेट होती है, अवस्था क्या होता है? स्टेट समान हो। तो कैसे समान हो? जैसे उसने ग्रेगर जोर मेंडल ने बताया कि जैसे एग्जाम्पल में उसने बताया, जैसे मानो मैं ले लूं एक पौधा टी, तो इस तरह से दोनों के दोनों क्या है? बिल्कुल सेम जीन है। एक पौधा ले लिया मैंने टी, दोनों के दोनों क्या है? समान है। तो इस तरह से मैंने ले लिया एक एक्स, दोनों के दोनों क्या है? समान है। एक ले लिया मैंने वाई, दोनों के दोनों क्या है? समान है। एक्स वाई नहीं होगा, तो इसमें एक ले लिया हमने वाई, तो जीनी अवस्था क्या है? बिल्कुल समान है। तो जीनी अवस्था बिल्कुल समान हो, बिल्कुल वाई छोटा, वाई बड़ा, एक्स बड़ा, टी छोटा और टी छोटा,
वो क्या होगी, जीनी अवस्था बिल्कुल समान हो, वही क्या होते हैं, समयुग्मजनी, क्या होते हैं, समयुग्मनजी होते हैं। क्या होते हैं, समयुग्मजी। तो समयुग्मजी है, उसमें ग्रेगर जॉन मेंडल ने अलग अलग रूप से पौधों पर शोध किया था। आर 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 आर, ये तो हमने जैसे आप आगे जो पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर एक्स मैंने वैसे बोला है, यहाँ पर आर आर पढ़ोगे आप, देखना जब आगे तो यहाँ पर ऐसे पढ़ोगे भी आर आर, राउंड वो लिए, ठीक है। वाई वाई के बारे में पढ़ोगे, वाई वाई के बारे, आर आर समाल के बारे में भी पढ़ोगे, आर आर राउंड समाल लिए, टी टी है वो बड़े पौधे लिए, वाई वाई के बारे में, मतलब इस तरह से ये आप जानोगे आगे। सग युग्मजी में वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक जो प्रभाविकता का नियम दिया था, एक पृथक्करणता का नियम दिया था, एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, ये सारे नियमों में हमको ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जो विषम युग्मजी का मतलब क्या है, जिनकी अवस्था असमान हो, जिनकी अवस्था क्या हो, असमान हो, वही क्या होते हैं, हमारे विषम युग्मजी होते हैं। क्या होते हैं, विषम युग्मजी होते हैं। तो जिनकी अवस्था बिल्कुल क्या होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं असमान का मतलब क्या है, वो भी हमने देखना है। तो जिनकी 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 जीनी अवस्था असमान हो, असमान हो का मतलब ये है कि बिल्कुल असमान हो। एक तो ले लिया उसने किसी और पौधे का जीन, और एक ले लिया उसने बोने पौधे का जीन, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, असमान जीव हो जाते हैं। जैसे मानो उसने एक तो ले लिया कोई आर बड़ा, और एक ले लिया आर छोटा, तो इस तरह से आर बड़ा ले लिया, एग्जाम्पल आर बड़ा, एक आर छोटा ले लिया, और एक वाई बड़ा ले लिया, एक वाई छोटा ले लिया, एक टी बड़ा ले लिया, और एक टी छोटा ले लिया। ये क्या होते हैं, विषम युग्मजी होते हैं। क्या होते हैं, विषम युग्मजी। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने देखे थे, ठीक है। तो ये हमारे सारे सारे क्या रहते हैं, विषम युग्मजी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप एक बार थोड़ा देख लो, और उसके बाद में हम आगे शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी करो। लिख दिया होगा आपने। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जो अगली, तो जितने भी ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किए थे, ठीक है, उसमें इसने लक्षण प्रारूप भी बताया था और जीन प्रारूप भी बताया था। जब जीवों के अंदर, जो जीवों के अंदर लक्षण की बात की जाती है, तो वो होता है लक्षण प्रारूप, मतलब बड़ा है, लंबा है। और जब जीन की बात की जाती है, तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अलग अलग होते हैं। फिर हम ये देख लेंगे यहां पर कि प्रारूप के प्रकार। एक तो होता है लक्षण प्रारूप, ठीक है। लक्षण प्रारूप मीन्स क्या है, फिनोटाइप है। क्या है, फिनोटाइप, फिनोटाइप। और एक होता है
जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, इसको हम बोल देते हैं जीनोटाइप। ठीक है, प्रारूप मीन्स क्या है, प्रकार है। ठीक है, टाइप है। प्रारूप मीन्स क्या है, हमारे एक तरह से टाइप है, और प्रकार की भी हमारे क्या होते हैं, टाइप बोलते हैं। लेकिन हम लक्षणों के रूप में हम देखते हैं, जो लक्षण होते हैं वो वो किस रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो वो तो हमारे क्या आते हैं, लक्षण प्रारूप में। लक्षण प्रारूप में हम नोट मेनली किसको नोट करते हैं, आकार को नोट करते हैं। तो किसको नोट करेंगे, आकार। आकार मीन्स क्या है, साइज वगैरह है, बोना है, छोटा है, जितने भी जब लक्षण की बात करेंगे, जीवों के लक्षणों की बात करें और उसमें आकार की बात होगी, तो आकार की बात होगी तो वही क्या होता है, लक्षण प्रारूप। और यदि उसमें जीवों की जिन की बात होगी, वही क्या हमारा जिन प्रारूप हो जाएगा। तो हम कहें जीवों की, जीवों की के आकार, 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 आकार से संबंधित लक्षण, से संबंधित लक्षण, लक्षण वो क्या होंगे, हमारे लक्षण प्रारूप में होंगे। किस में होंगे, लक्षण प्रारूप में होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये हो तो जीवों के, जीवों के जिनों, जिनों, जिन, जिनों से संबंधित लक्षण, जिनों से संबंधित लक्षण, जिनों से संबंधित लक्षण, वही क्या होंगे, जिन प्रारूप होंगे। क्या होंगे, जिन प्रारूप। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने फिर उसके बाद में ये किया कोशिश है कि जो पौधे लें, पौधे लें वो एक संकरण के भी लेंगे, द्वि संकरण के भी लेंगे और पॉली संकरण के भी लेंगे। तो संकरण क्या होता है, क्रॉसिंग क्या होती है, जब जब पौधा है, पौधा एक जोड़ी, जब जब पौधे में एक जोड़ी लक्षण को रखकर, एक जोड़ी, बस एक जोड़ी लक्षण को रखकर क्रॉस कराया गया हो, तो वो हो जाता है एक संकरण। और यदि दो जोड़ी लेकर संकरण करवाया गया, बस दो जोड़ी का आपस में लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराए, तो वो क्या होता है, द्वि संकरण। और फिर उसके बाद में दो जोड़ी से अधिक लक्षणों को ध्यान करके संकरण करवाया गया, तो वो क्या हो जाएगा, बहु संकरण। मतलब संकरण में भी इसने क्रॉसिंग के अंदर भी इसने टाइप निकाल लिए। संकरण करवाया इसने, क्रॉसिंग करवाई। क्रॉसिंग है मटर के पौधों के बीच में आपस में करवाई इसने। तो संकरण होता क्या है, एक तो होता है उसने देखा एक संकरण होता है, एक संकर संकरण, संकर संकरण, संकरण। ठीक है, तो एक संकरण संकरण को बोलेंगे मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और एक है दूसरे नंबर पर द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तीसरा बहु संकर संकरण, संकरण। पॉली हाइब्रिड क्रॉस। मैंने बताया था यदि संकरण है एक जोड़ी को ध्यान में रखकर किया जाए, मतलब एक जोड़ी ही जो आपस में संकरण करे, बस एक जोड़ी। मतलब ये नहीं कि जैसे एक जोड़ी ले लिया, एक नर ले लिया, एक मादा ले लिया, एक जोड़ी हो गई, इनके बीच में ध्यान में रख के संकरण करवाया जाए, तो वो तो हो गया हमारा एक जोड़ी संकरण। ठीक है, वहां या एक ऐसे कर लिया आपने, एक लंबा पौधा ले लिया, एक बोना पौधा ले लिया। जो शुरू में रिसर्च की थी इसी पर की थी उन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसी को नियम को बोला गया था प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम यही था कि एक जोड़ी संकरण, एक जोड़ी पौधों पर उसमें आपस में क्रॉसिंग कराई गई थी। एक तो लंबा पौधा लिया था, एक बोना लिया था। फिर उसके बाद में अगली पीढ़ियों में उसने क्या किया, कुछ मटर के पौधे हैं वो लाल ले लिए, तो कुछ पीले ले लिए, उन पर शोध करना शुरू किया। उसमें क्या उसने दो जोड़ी ले लिए, मतलब दो जोड़ी पर, उसको बोला जाएगा क्या, द्विसंकर संकरण। फिर उसके बाद में जब दो से ज्यादा लेने हो तो उसको क्या बोल जाएंगे, बहुसंकर संकरण। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक जोड़ी, एक जोड़ी लक्षणों को, एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर, तो
ध्यान में रखकर रखकर जो संकरण कराया गया है, वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, एक संकरण। और जो जब दो जोड़ी लक्षणों को, दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर, ध्यान में रखकर संकरण कराया हो, ठीक है, दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया हो, वो क्या है, द्वि द्वि संकर संकरण। और दो से ज्यादा दो से ज्यादा जोड़ियों को ध्यान में रखकर, वो ध्यान में रखकर संकरण कराया हो, रखकर संकरण कराया हो, संकरण कराया हो, वही क्या कहलाता है, बहुसंकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुसंकर संकरण। उसके बाद में हम देखेंगे जो एक संकर संकरण कैसे करवाया था उसने, द्विसंकर संकरण कैसे, और बहुसंकर संकरण किस तरह से हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है युग्म विकल्पी का। मतलब किसी जीन के दो वेरिएंट रूप ले ले, दो वेरिएंट रूप ले ले, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, युग्मक विकल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक विकल्पी। क्या बोलते हैं, युग्मक विकल्पी। मतलब पेपर में एक बार ऐसे डेफिनेशन पूछ ली थी कि किसी जीन के दो वेरिएंट रूप ले लिए, मतलब प्रयासी रूप ले लिए, प्रयासी रूप मीन्स क्या, अलग अलग वेरिएंट रूप ले लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरह की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। इसकी डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। देखो युग्म विकल्प, विकल्प को तो हम बोलते हैं ऑप्शनल, आपने ध्यान किया हो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में तो क्या बोलते हैं, ऑप्शनल। लेकिन इसकी हम बायोलॉजिकल भाषा देखें तो ये बोली जाती है एलिली। क्या बोलते हैं, एलिली। एलिली है वो क्या है, किसी जीन के दो, किसी जीन के किसी जीन के किसी जीन के दो, जीन के दो विप्रयासी रूप, विप्रयासी विप्रयासी रूप, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे युग्म विकल्पी कहलाते हैं। विप्रयासी रूप है वो क्या होता है, वेरिएंट फॉर्म होता है, वेरिएंट फॉर्म इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मतलब एक कोई जीन है, कोई जीन है, उसके क्या है, दो हमारे दो क्या हो वेरिएंट रूप हो, तो वही क्या कहलाएगा, हमारा युग्म विकल्पी कहलाएगा। कैसे, थोड़ा मास्टर जी थोड़ा बताएं। मानो कोई पौधा है, आपने कोई पौधा ले लिया और उसे ऊंचाई के रूप में हम देखना चाहें, ऊंचाई के रूप में, ऊंचाई एक जीन है, ऊंचाई क्या है, एक जीन है, ऊंचाई एक जीन है, एक जीन है। देखो किसी जीन के दो विप्रयासी रूप कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो लंबा हो जाएगा और एक बौना हो जाएगा। एक लंबा ले लिया, एक बौना, दो रूप हो गए ना, ठीक है। तो किसी जीन के दो विप्रयासी रूप है वो क्या कहलाएंगे, युग्म विकल्पी कहलाएंगे। और हम देखते हैं ऊंचाई के रूप में लंबा और बौना, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने लंबे के रूप में क्या लिया, टीटी, और बौने के रूप में क्या लिया था, टीटी लिया था, ठीक है। बौने के रूप में क्या लिया था, टीटी। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, और ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसी रूप से इनका अध्ययन करने के लिए मेंडल ने नियम दिए थे। क्या दिए थे, नियम। तो एक तो प्रभाविकता का नियम था, और एक पृथक्करणता का नियम था, और वो एक स्वतंत्र अपवहन का नियम था, वो भी हमने जानने। तो हम एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, अगली क्लास के अंदर ये तीनों नियमों के बारे में हम जानेंगे। तो मेंडल के नियम, मेंडल के नियम, मेंडल के नियम में तीन नियम आते हैं। एक तो प्रभाविकता का नियम, पहला क्या है, प्रभाविकता का नियम। क्या है, प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है।
दूसरे नंबर पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पृथक्करणता का नियम, पृथक्करण का नियम, करण का नियम, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिया इसने, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसने और बहुत सारे नियम बताए कि किस तरह से सेग्रेट किया जा सकता है और किस तरह से इसको सेग्रेट करके किस तरह से हमारे जीन निकाले जा सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखनी है। फिर उसके तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसका एक और बहुत ही प्रसिद्ध नियम था, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। कौन सा था? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम है, ये कहलाता है, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेग्रीगेशंस, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है, ठीक है। सेग्रीगेशन बोला जाएगा, सेग्रीगेशन बोल दिया, सेग्रीगेशन। और हम देखते हैं तीसरा है, जो तीसरा नियम है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और पहला नियम हमारा क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तीनों नियम है ग्रेगर जॉन मेंडल के, बहुत ही प्रसिद्ध रहे थे और तीनों नियमों में उस समय पर तहलका मचा दिया था साइंस की दुनिया में। कहा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस तरह से, मतलब सभी के सभी, वर्तमान में भी आप बात करोगे तो सभी के सभी जो सिद्धांत होंगे जेनेटिक्स से, उसमें कहीं ना कहीं बेस है वो ग्रेगर जॉन मेंडल का मिलेगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, बेशक उसके कुछ नियम है वो फेल हो गए हो, फेल नियमों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो इतने ज्यादा उसमें पर कोई ज्यादा, जो कुछ वैज्ञानिकों ने दिए थे, जो मैंने आपको बताया था कि होगो डी ब्रिज का बहुत ही प्रसिद्ध रहा था, कार्ल कोरेंस ने भी बताया था, एरिक शेरमैक ने भी बताया था। लेकिन उससे हम बात करें, उसको हम छोड़ दें, एक्टिविटी की छोड़ दें, तो ये जरूरी नहीं है कि हम जो पॉजिटिविटी की हम बात करें, तो पॉजिटिविटी की हम बात करें तो वैज्ञानिकों ने एक तरह से, इस वैज्ञानिक ने पोल खोल दी हर एक पॉइंट की, और जो वैज्ञानिकों ने पहले सिद्धांत दिए थे सारे सारे सिद्धांत फेल हो गए। मतलब वो जितने भी सिद्धांत इससे पहले थे आनुवंशिकता के बारे में, वो कहीं ना कहीं ग्रेगर जॉन मेंडल के आड़े नहीं आए और वो बिल्कुल अपोजिट से उसके। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने बिल्कुल सत्य बोली थी बात, लेकिन कुछ चीजें हैं वो कमी मिलती है, क्योंकि साइंस है वो आधुनिक हो जाता है। वर्तमान में भी आप बात करेंगे तो मानव का भी आनुवंशिक कोड नहीं बना है अभी तक, जेनेटिक कोड नहीं बना है। तो जेनेटिक कोड की अब शुरुआत की बात करते हैं तो तो वह अब आप देखो, पूरे मानव का तो जेनेटिक कोड अभी बनाया भी नहीं है। और भारत में आप देखोगे, भारत में जेनेटिक कोड के अभी शुरुआत की है, और शुरुआत में उन्होंने बस कुछ जीवों पर शोध कर रहे हैं। और चीन ने केवल बंदर का जेनेटिक कोड है पूरा पूरा ये कोशिश की है और ये घोषणा की है कि हमने बना लिया है। तो मानव के जेनेटिक कोड पर अब भी बात चल रही है। तो इसलिए तो वो साइंस जितना तरक्की करता जाएगा तो वह तो उतना ही बढ़ता जाएगा, उसमें कोई वो भी नहीं है। लेकिन आनुवंशिकता के बारे में हम बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी, और तीनों के तीनों नियमों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करणता का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, ठीक है। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।